नमस्ते साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संसद में सवाल उठाए जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपना साकार होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल बीजेपी की डिमांड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे संविधान निर्माताओं की डिमांड थी। बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, 300 लोग थे संविधान सभा में। सब ने लंबी चर्चा करने के बाद ये तय किया कि इस देश में कानून सबके लिए एक होगा। चोरी करने पे भी सजा मिलेगी उतनी, और सिविल राइट भी सबके लिए समान होगा। यानी क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों सबके लिए एक जैसा होगा। दुर्भाग्यवश हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास कॉमन सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। यह संविधान जब बनाया जा रहा था, पूरी चर्चा हुई। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा से कॉमन सिविल कोड यानी आर्टिकल 44 पास हुआ था। आर्टिकल 44 कहता क्या है? यह कहता है कि शादी विवाह की उम्र सबकी एक समान होनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या दिक्कत है? मजहब का, कहां से मजहब का मामला आ गया है? भाई सब, अगर शादी की उम्र सबकी 21 साल होगी या 20 साल होगी, सबकी बेटियां पढ़ेंगी, सबकी बेटियां आगे बढ़ेंगी। लेकिन हो क्या रहा है? हिंदुओं में लड़की की शादी की उम्र 18 साल, जो न्यूनतम एज है, मिनिमम एज जो है, लड़के के 21 साल। पहली बात तो ये भी कोई ठीक नहीं है। किस लिए लड़के और लड़की में भेदभाव करना? शादी की उम्र 20 साल हो या 21 साल हो या 18 साल हो, जो भी हो, लड़के लड़की की बराबर होनी चाहिए। दूसरा, मुस्लिम्स में केवल 9 साल। अब जरा आप सोचिए कि 9 साल में मुस्लिम्स की बेटी क्या शादी के लिए योग्य हो जाएगी? हिंदू की बेटी शादी के लिए 18 साल में योग्य होगी और मुस्लिम की बेटी 9 साल में योग्य हो जाएगी। क्यों भाई? वो कोई अलग से हवा लेती है, कोई अलग से पानी पीती है, कोई अलग से खाना खाती है। भारत में रहने वाले सब एक ही हवा ले रहे, एक ही पानी पी रहे, एक जैसा भोजन कर रहे। फिर ये शादी विवाह में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे एज के अंदर? तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सबकी शादी विवाह की उम्र एक समान होगी। 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी, 21 होगी, जो भी होगी वो तो पार्लियामेंट को तय करना है, लेकिन वो एक होगी। वैसे WHO कहता है कि शादी विवाह की उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि 21 साल में लड़का हो या लड़की एक तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनकी पढ़ाई लगभग पूरी हो जाती है। दूसरा, वो फिजिकली मैच्योर होते हैं, मेंटली मैच्योर होते हैं, उनकी समझदारी ठीक हो जाती है। शादी विवाह के लिए जितनी मेंटल मैच्योरिटी है वो समय उनको ठीक हो जाती है। फाइनेंशियली भी लगभग इंडिपेंडेंट होने के काबिल हो जाते हैं। 21 साल में कोई क्लर्क बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है, कोई कुछ न कुछ, मतलब आदमी को नौकरी भी मिलने लगती है। तो एक तरीके से वो आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो जाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से मैच्योर रहता है। इसलिए WHO कहता है 21 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। दूसरा विषय, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबका तलाक एक जैसे, एक तरीके से होगा। मौखिक होगा तो सबका मौखिक होगा, लिखित में होगा तो सबका लिखित में होगा। अभी क्या हो रखा है? अगर हिंदुओं को अपनी शादी तोड़ना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा। दोनों पक्ष कोर्ट जाएंगे, वकील करेंगे, एप्लीकेशन मूव करेंगे, जज सुनवाई करेगा, 6 महीने बोलेगा भाई 6 महीने और सोचो विचारो, कूलिंग पीरियड उसको कहते हैं। 6 महीने सोचेंगे विचारेंगे, उसके बाद फिर तलाक होना है कि नहीं होना, जज अपना ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन मुस्लिम्स में कोर्ट के जरिए तलाक होता ही नहीं है। आज भी मौखिक तलाक होता है। ट्रिपल तलाक भले ख़त्म हो गया, लेकिन तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े सुन्नत और कितने तरीके के और तलाक हैं, वो तो हो ही रहे, मौखिक रूप से होते हैं। तो कॉमन सिविल कोड का फ़ायदा ये होगा कि सबका तलाक एक जैसे प्रोसीजर से होगा। तीसरा क्या होगा? तलाक का जो ग्राउंड होगा वो सबके लिए एक होगा। अभी तलाक का ग्राउंड अलग अलग है। किसी का यह है कि महिला बाज हो तो पति शादी तोड़ सकता है, किसी में यह है कि अगर पुरुष नपुंसक हो तो महिला शादी तोड़ सकती है।
किसी में यह है कि कोड हो गया हो, महिला को कोड हो गया हो तो पुरुष शादी तोड़ सकता है, पुरुष को कोड हो गया हो तो महिला शादी तोड़ सकती है, लेकिन सब में नहीं है। तो तलाक के ग्राउंड भी अलग अलग हैं, सबके लिए कॉमन नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो भी 10 ग्राउंड, 15 ग्राउंड, 20 ग्राउंड, जो भी ग्राउंड है वो सबके लिए एक होना चाहिए। यही कॉमन सिविल कोड कहता है, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, यही भारत का संविधान कहता है। तो तीसरा फायदा ये होगा। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड का जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सबको प्रॉपर्टी में इक्वल राइट हो जाएगा। अभी हिंदुओं में बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं है प्रॉपर्टी के मामले में, पति और पत्नी में प्रॉपर्टी राइट में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन मुस्लिम में बहुत भेदभाव है। पत्नी को, बीबी को शौहर के बराबर नहीं कंसीडर किया जाता प्रॉपर्टी के मामले में। तो जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम बेटियों को भी बराबरी का अधिकार मिलेगा, प्रॉपर्टी का बराबरी का वसीयत का अधिकार मिलेगा, बराबरी का विरासत का अधिकार मिलेगा, बराबरी का प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा। इसी तरीके से गोद लेना, मान लीजिए हिंदू कपल हैं, बच्चे नहीं हुए, वो किसी को गोद ले सकते हैं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। मुस्लिम में ऐसा नहीं है। पहली बात तो गोद लेने के लिए उनकी प्रक्रिया नहीं है, शरिया में गोद लेना उनको अलाउ नहीं है, और अगर गोद ले भी सकते हैं तो उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। तो जब प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तो कोई अपना बच्चा उनको गोद क्यों देगा? तो इसके कारण क्या होता है, पॉलीगैमी होती, बहुविवाह होता है। भाई जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है वो गोद ले नहीं सकता, गोद ले सकता तो प्रॉपर्टी दे नहीं सकता, तो वो अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए दूसरी शादी करता है। अब बाय द वे अगर मान लीजिए कमी पुरुष में है, महिला में कमी हो समझ में आती है, मान लो पुरुष में कमी है तो 4 शादी कर लेगा, किसी से बच्चे नहीं होंगे, समस्या की ज्यों की त्यों रहेगी। तो जब कॉमन सिविल कोड होगा तो सबको गोद लेने का बराबर अधिकार होगा, सबको भरण पोषण का बराबर अधिकार होगा, सबको अपनी प्रॉपर्टी देने का भी अधिकार होगा। तो अगर आप पूरी तरीके से देखें तो कॉमन सिविल कोड का फायदा हिंदुओं को तो कोई बिल्कुल नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत भले मिल जाए, क्योंकि हिंदुओं को पहले ही लगभग बेटी और बेटे को बराबर अधिकार मिल चुका है। कॉमन सिविल कोड का जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, मुस्लिम बहनों को मिलेगा, क्योंकि अभी उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला है बेटे के बराबर। बेटी को बेटे के बराबर दर्जा नहीं है, बीबी को शौहर के बराबर दर्जा नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो मुस्लिम्स को मिलेगा। उसके बाद पारसी को मिलेगा, पारसी में भी भेदभाव है बेटे और बेटी में। फिर क्रिश्चियंस को मिलेगा। सबसे लास्ट में कॉमन सिविल कोड का फायदा हिंदुओं को मिलेगा, वो भी बहुत थोड़ा सा मिलेगा। कितना, इतना फायदा होगा कि अभी बेटी की शादी की उम्र 18 है, बेटी की 21 है, मान लो 20 कर देंगे तो हिंदू बेटी की शादी की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। ये अंतर आएगा बस, और ज़्यादा कोई फायदा नहीं होना है। तलाक लेने की प्रक्रिया हिंदुओं में पहले से ही लिखित में होती है, मुस्लिम में नहीं है, तो फ़ायदा इसलिए मुस्लिम्स को होगा। शादी विवाह की उम्र हिंदुओं में बेटियों को पहले 18 साल है, यानी 12वीं तो कर ही सकती हैं, मुस्लिम में 9 साल है, तो स्वाभाविक सी बात इसका फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। वो भी 12वीं कर पाएंगे, वो भी पढ़ेंगी, वो भी आगे बढ़ेंगी। गोद लेने का निकाह अधिकार उनको मिल जाएगा, तो वो भी गोद ले सकेंगी। जो उनके घर में एक सौतन आके बैठ जाती है वो बंद हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, तो हिंदुओं में तो पहले से लागू है। फ़ायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम्स को, वहाँ पे 4 सौतन आ जाती हैं। इसी तरीके से विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, तलाक की प्रक्रिया, ये सब कॉमन होगी। तो इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मुस्लिम्स को। तो सवाल यह है कि फिर ये मुस्लिम विरोध क्यों करते हैं? देखिए, जो मुस्लिम्स को कॉमन सिविल कोड के बारे में नहीं पता उनको बरगलाया जा रहा है। बरगला कौन रहे हैं? कुछ एक मौलाना जिनको विदेशों से फंडिंग हो रही है इस बात के लिए कि महिला पुरुष को बराबरी का दर्जा न मिलने पाए। उनको बड़ी मात्रा में फंडिंग होती है, अलग अलग तरीके से होती है। वो आपको जो दिखते हैं ना थोड़े गरीब से, वास्तव में सब बड़ी बड़ी कारों पे चल रहे हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ उन्होंने खरीद रखी है, फार्म हाउस खरीद रखे हैं, बड़े बड़े फ्लैट खरीद रखे हैं। उनको केवल और केवल भारत में अशांति फैलाने के लिए
और संविधान को लागू न करने के लिए ही उनको फंडिंग हो रही है। उनकी कोशिश यह है कि किसी भी कीमत पे सेकुलरिज्म के नाम पे संविधान लागू न किया जाए। ये उनका एजेंडा है, वो अपना चला रहे हैं। तो जो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले कॉमन सिविल कोड का एक ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया जाए। जैसे ही कॉमन सिविल कोड का एक ड्राफ्ट पब्लिश कर आ जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, तो इस पे जो डिबेट होगी वो कंक्रीट डिबेट होगी। अभी कॉमन सिविल कोड पे जो डिबेट होती है हवा में होती है। पादरी कॉमन सिविल कोड का अलग अर्थ निकालते हैं, मौलाना कॉमन सिविल कोड का अलग अर्थ निकालते हैं, सब अलग अलग, वामपंथी इसका अलग अर्थ निकालते हैं, समाजवादी इसका अलग अर्थ निकालते हैं, अखिलेश यादव इसका कुछ अलग बताते हैं, लालू यादव कुछ अलग बताते हैं। एक्चुअल में कॉमन सिविल कोड क्या है वो तभी जनता को समझ में आएगा जब कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट सामने आएगा। और कॉमन सिविल कोड क्या है मैंने आपको बता दिया। 5 चीज़ें होगी। लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, तलाक लेने का आधार ग्राउंड एक हो जाएगा, तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी, एडॉप्शन गार्जियनशिप गोद लेने का तरीका, भरण पोषण का अधिकार सबको एक जैसा हो जाएगा, प्रॉपर्टी राइट, सक्सेशन इनहेरिटेंस, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, ये हो जाएगा। ये 5 चीज़ें होनी है। पार्लियामेंट में इस पे कई माननीय सांसदों ने मांग रखा है। उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी ने भी कहा है कि हम इस पे काम करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो आप इसको समझिए, कॉमन सिविल कोड केंद्र भी लागू कर सकता है, राज्य भी लागू कर सकते हैं। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जो चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में होती है वो सेंटर भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है। और कॉमन सिविल कोड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारे डेवलप्ड कंट्रीज में कॉमन सिविल कोड है। सिंगापुर में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, जापान में है, यूके में है, जर्मनी में, हर देश में है, कोरिया में है, चाइना में है, हर देश में कॉमन सिविल कोड है। ये तो भारत में ही अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण के कारण इसको लागू नहीं किया गया। जबकि कॉमन सिविल कोड के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ये तो संविधान की आत्मा है। और आप जरा देखिए कि पूरा देश चल रहा है 75 साल से बिना आत्मा के ही चल रहा है। हमने आत्मा को लागू नहीं किया। बाबा साहब कहते थे कॉमन एजुकेशन और कॉमन सिविल कोड, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे देश के उत्थान के लिए। एक विषय ये आया कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। गोवा में कॉमन सिविल कोड शुरू से चल रहा है। जब से पुर्तगालियों का गोवा के ऊपर कब्जा हुआ था, पुर्तगालियों ने पहले, गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था, तब से उन्होंने वहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू किया था। और आज भी गोवा में कॉमन सिविल कोड चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि विदेशों में कॉमन सिविल कोड चल रहा है, भारत के अंदर गोवा में भी चल रहा है। और गोवा की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो मुस्लिम भी अच्छी बड़ी संख्या में है वहाँ, क्रिश्चियन भी अच्छी खास बड़ी संख्या में है, और हिंदू भी हैं। इसके बावजूद हिंदू भी खुश हैं, क्रिश्चियन भी खुश हैं, मुस्लिम भी खुश हैं। तो जिस तरीके से गोवा में सब लोग खुश हैं कॉमन सिविल कोड से, उसी तरीके से जिस दिन पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा सब खुश रहेंगे। हाँ, दुकान बंद हो जाएगी। ये जो चिल्लाते रहते हैं, चीची पीपी करते रहते हैं ना, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं तो आग्रह भी करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसी सत्र में कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट पब्लिश करा दें, वेबसाइट पे डलवा दें। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दे दें, जो उनको ठीक लगे। वो तो कानून मंत्रालय को तय करना है कि कहाँ जवाब देना है। लेकिन अब इसमें देर नहीं करना चाहिए। मजहबी उन्माद इससे रुकेगा, कट्टरवाद इससे रुकेगा, बहन बेटियों को न्याय मिलेगा, बहन बेटियां पढ़ेंगी, बहन बेटियां आगे बढ़ेंगी। जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार उसे, पूरे परिवार का संस्कार बदल जाता है। एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन एक महिला पढ़ती है तो पूरी एक जनरेशन पढ़ती है, एक पूरा परिवार उससे आगे बढ़ जाता है। तो सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस देश में कॉमन सिविल कोड तत्काल लागू हो। प्रधानमंत्री से भी निवेदन है, अब इसमें देरी न करें, बहुत देर हो चुकी है, 75 साल बीत गया है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है और कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे अगर इसको हम सार्वजनिक करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पे इस देश को एक कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट जरूर मिल जाएगा, जिससे जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उनकी ज़बान बंद हो जाएगी, उनके मुंह पे ताला लग जाएगा।
फिर किसी और दिन आपसे किसी अलग विषय पे बात करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए। आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी कहिए कि वो इस चैनल को अश्विनी उपाध्याय के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपको रेगुलर मिलता रहेगा। मेरी कोशिश होगी कि पर डे सुबह एक वीडियो डालूं। बाकी बाहर भी मुझे निकलना होता है, कई बार मुझे कोर्ट के काम से समय नहीं मिल पाता है। बाकी मेरी कोशिश होगी कि मैं पर डे एक वीडियो इस पर ज़रूर डालूँ। थैंक यू।